हेलो बच्चों। तो हम फ्रिंज चौड़ाई के बारे में कल बात कर रहे थे। तो हम जब यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे तो एक एम बी फ्रिंज की चौड़ाई और एक एम प्लस वन बी फ्रिंज की चौड़ाई लगा देंगे। ठीक है। तो मैंने एम बी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई सूत्र लगा दिया और ये लगा दिया एम प्लस वन बी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का। तो यहाँ पर एम प्लस वन बी में से हम एक्स एम वाली घटा देंगे। ठीक है। तो ये बच जाएगा डब्ल्यू बराबर डी लेमडा बटे स्मॉल डी। और इस तरीके से इसको बना देंगे हम। ये फ्रिंजें हैं। ठीक है। अगर इसे दीप्त मानेंगे तो ये अदीप्त हो जाएगी, इसे अदीप्त मानेंगे तो ये दीप्त हो जाएगी। और देखो सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान आती है, चाहे वो एम बी हो चाहे एम प्लस वन बी हो, कोई सी भी हो। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, चाहे फ्रिंज दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, सभी फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ एक समान होती हैं। जैसे ये वाली दूरी इसके बराबर ही है, ये वाली दूरी इसके बराबर ही है। ठीक है। अब हम ये आंगिक प्रश्न देखते हैं भाई, व्यतिकरण की। तो देखो ये पहला सवाल है, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, एक ही दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगों के बीच कितना कालांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम 2a, √2a तथा शून्य हो। तो व्यतिकरण हमने बताया था कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति से एक ही आयाम की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता होती है वो उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, उसे कहते हैं व्यतिकरण। ठीक है। तो यहाँ पर दो तरंगें एक ही आवृत्ति एक ही आयाम की हैं, तो तरंग का आयाम कितना दिया हुआ है, a। तो और आगे दिया हुआ उसमें नंबर 1 परिणामी तरंग का आयाम 2a, परिणामी तरंग का आयाम। ठीक है। तो परिणामी आयाम को हम लिखते थे r से, कैपिटल R से। परिणामी आयाम कैपिटल R बराबर दिया है 2a। और दो तरंगे हैं तो a1 बराबर भी a दिया हुआ है और a2 बराबर भी a दिया हुआ है। ठीक है। हमें क्या निकालना है, कलांतर निकालना है, कलांतर। तो देखो सूत्र होता है, हमने निकाला था पीछे, r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये सूत्र होता है भाई। ये हमने पीछे निकाला था। अब हम सब मान लगा देते हैं और हमें मान निकालना है फाई का। फाई क्या कहलाता है, कलांतर। ये हमें ज्ञात करना है। आर का मान कितना है 2a लगा दिया, a1 की जगह पर a, यानी a का स्क्वायर, a2 की जगह a का स्क्वायर और a गुणा a और ये cos 5 मान लगा दिए। तो 2a बराबर a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस जी कितना हो जाएगा 2a का गुणा करेंगे 2a स्क्वायर और ये cos 5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a बराबर 2a कॉमन ले लो यहाँ से भी, 2a हाँ भाई। इसको हल करते हैं हम लोग आगे। ये यहाँ पर आर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस cos 5, ये बचेगा इस तरीके से। और इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर 1 प्लस cos 5। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर 1 प्लस cos 5। कितना बचेगा ये 2।
2 बराबर 1 प्लस कॉस 5। अब यहाँ पर हम ये ले आए इधर 1, तो जो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर कॉस 5। 2 में से घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बराबर हो जाएगा कॉस 5। और 1 किसका मान होता है कॉस में, कॉस 0 का, तो कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 5, यानी 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो देखो अब ये एक आंसर इसका 0 आ गया इस वाले का, जब पड़ावी आयाम कितना है 2 है, तब 5 का मान क्या आएगा 0। अब हम अगले में क्या करेंगे, आर की जगह पर √2a लगा देंगे, फिर a लगा देंगे, फिर लगा देंगे 0। इसी तरीके से 5 का मान ज्ञात कर लेंगे। ओके, देखो बच्चों अगला सवाल है, दो तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में हैं। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। हम देखो महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं के बारे में पीछे पढ़ाया था, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे A1/A2 बराबर 4/3। तो यहाँ से A1 का मान निकाल लेते हैं, तो A1 बराबर हो जाएगा, ये A2 चला जाएगा 4 के पास, तो 4A2/3। और ये सूत्र होता है I मैक्स का मतलब है महत्तम तीव्रता और I मिनिमम का मतलब है न्यूनतम तीव्रता। सूत्र ये हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1, और ये डिफरेंस अंतर A1 अंतर A2। फिर A1 की जगह ये वाला मान लगा देंगे, हम मान लगा दिया गया है, ठीक है स्क्वायर। अब ये 3 जाएगा इधर और बटे में 3 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर 3 इधर गया, बटे में 3 आ गया, तो इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। तो ऊपर कितना हो रहा है 4 और 3 7, तो ऊपर हो जाएगा 7A2 का स्क्वायर बटे 4 में से 3 घटा दो, क्या हो गया A2 का स्क्वायर। अब A2 से A2 काट दो भाई, A2 से A2 कट जाएगा, और जो हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, या 49/1 बराबर 49:1। ये हो गया आंसर। ये अगला सवाल है, 2 मिमी की दूरी पर स्थित 2 पतली समांतर स्लेटों पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक बड़ी प्रकाश आपतित होता है। स्लेटों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंजों को देखा जाता है। फ्रिंज चौड़ाई की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है कि वो कितनी होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लिख लेते हैं, ठीक है। लिखा है 2 मिमी की दूरी पर स्थित, 2 मिमी की दूरी पर स्थित 2 पतली समांतर स्लेटों पर। स्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 2 मिमी। स्लेटों के बीच की दूरी को लिखते हैं हम लोग स्मॉल d से, ठीक। तो स्मॉल d बराबर दिया है 2 मिमी। इसको मीटर में बदलना पड़ेगा भाई, मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर। सभी मात्रक एक ही पद्धति में होने चाहिए। अगला है तरंग दैर्ध्य लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदलेंगे तो जो हो जाएगा 6 × 10⁻⁷ मीटर। ये सब आपको चेंज करना 11वें में या हाई स्कूल में पढ़ाया गया है। स्लेटों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कैपिटल D बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, ये पर्दे की दूरी है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 30 × 10⁻² मीटर। हमें निकालनी है फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। तो देखो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है फ्रिंज चौड़ाई W बराबर क्या फार्मूला था, d लैम्डा बटे स्मॉल d, ये सूत्र होता है, ठीक है। मान लगाओ जरा, कैपिटल D का मान है 30 × 10⁻², लैम्डा का मान है 6 × 10⁻⁷,
बटे स्मॉल डी का मान कितना है, ये वाला 2 गुणा 10 की घात -3। हल करें इसे भाई, 2 से 6 काट दो, ये हो गया 3। 30 3 90 होता है। ठीक है, ये घात ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, बचा गया 10 की घात -2, 10 की घात -7, इसको ऊपर ले गया मैं, तो 10 की घात प्लस की हो गई है 3। तो 90 गुणा ये कितनी हो रही है, -9, -9, और ये हो रही प्लस की 3, कितनी बची, -90 गुणा -6 बची। एक और कम कर दो इससे भाई, तो कितनी हो जाएगी, एक जीरो हटा दो तो घात एक और कम हो जाएगी, -5। इस समय आंसर मात्रक आ रहा है मीटर। मीटर को हम अगर उसमें बदल दें मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात 3, और यहाँ मिमी। अब देखो -5 है, प्लस की 3 है, कितनी बचेगी, -2, तो 9 गुणा 10 की घात -2, और मात्रक बन जाएगा मिलीमीटर। आप चाहे यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आगे भी इसको कर सकते हो यहाँ तक। ओके, अगला सवाल है ये, इंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10 की घात -3 मीटर है, तो स्लिटों के बीच की दूरी को लिखते हैं स्मॉल डी से, कितनी, 10 की घात -3 मीटर लिख दिया मैंने। अगला है, पर्दे की स्लिटों से दूरी 3 मीटर, तो ये कैपिटल डी का मान है 3 मीटर। देखो सवाल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये मान कौन सा है, किसका है, ये विशेष ध्यान रखना होता है, और सभी मान एक ही मात्रक में होने चाहिए। और फ्रिंज चौड़ाई को W से लिख देते हैं, W 2.1 गुणा 10 की घात -3 मीटर। अब देखो सभी में मात्रक मीटर आ रहा है, तो इसमें कोई मात्रक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सूत्र होता है, हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये 3 मान दिए हुए हैं, हमें ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य। तो देखो भाई सूत्र होता है W बराबर D लैम्डा बटे स्मॉल d। हमें किसका मान ज्ञात करना है, लैम्डा का। D इधर ले जाओ W के पास, तो ये हो जाएगा D लैम्डा बराबर W गुणा स्मॉल d। अब D भी इधर ले जाओ, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा W गुणा स्मॉल d बटे कैपिटल D। सूत्र बन गया अब हमारा ये वाला। सब मान लगा दो, W का मान दिया है 2.1 गुणा 10 की घात -3, और स्मॉल d का मान दिया है 10 की घात -3, और कैपिटल D का मान दिया है ये वाला 3। हल कर दो इसको भैया, देखो घात कितनी हो जाएगी, ऊपर 10 की घात 3 ही है, 3 ही है, कितनी हो जाएगी, -6 बटे 3, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 10.7 घात -6। तो लैम्डा बराबर दशमलव हटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, -7, इसमें मात्रक आ रहा है इसका मीटर, लेकिन तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करते हैं। तो लैम्डा बराबर, इसको एंगस्ट्रॉम बदलना है, तो 7 गुणा 10 की घात -7 गुणा 10 की घात 10, मात्रक बन गया एंगस्ट्रॉम। 10 में से कितने घट रहे हैं, 7, कितनी बचेगी, 3, 10 की घात 3 एंगस्ट्रॉम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 3 जीरो, तो 7 में लगा दो 3 जीरो, आंसर हो गया 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, यहाँ तक करेंगे आप लोग, ठीक है।